आज के व्याख्यान में हम मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की बटाई प्रणाली या जिसे गल्ला बख्शी प्रणाली भी कहते हैं या बाओली प्रणाली भी कहते हैं, बाओली, उसका अध्ययन करेंगे। ये बटाई प्रणाली सबसे पुरानी पद्धति थी। बटाई में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बंटवारा। किसमें बंटवारा? किसान व राज्य के बीच फसल का एक निश्चित अनुपात में बंटवारा, ये बटाई कहलाती थी। इसमें राज्य को उपज का 1/3 मिलता था। बटाई प्रणाली में राजस्व निर्धारण 3 प्रकार से होता था। खेत बटाई, बटाई 3 तरह से होती थी: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई में क्या करते? ये सबसे पुरानी पद्धतियाँ थी बटाई प्रणाली। आईने देसाला वगैरह तो बाद में बड़ी कैलकुलेटेड लेटेस्ट टेक्निक्स थी। शुरुआत में भू राजस्व निर्धारण के लिए जाप्ती प्रणाली की कई जगह थी तो कहीं बटाई थी। बटाई प्रणाली में क्या करते? 3 भाग थे: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई में क्या करते कि राजस्व वसूल करने वाले जो सरकारी अधिकारी होते थे वो किसान के खेत को बांट देते कि खेत का अमुक अमुक हिस्सा जो है, इसमें जितनी पैदावार होगी वो सरकारी हिस्सा होगा, शेष खेत में जो पैदावार होगी वो किसान का हिस्सा होगा। तो खेत को ही बांट देते, वो कहलाता खेत बटाई। फसल खड़ी होती, उसको देख करके कि भाई इस एरिया में जितनी फसल है, खेत के इस हिस्से में होने वाली फसल हमारा हिस्सा, सरकार का हिस्सा, और शेष खेत में होने वाली फसल किसकी रहेगी? किसान की। तो खड़ी फसल में ही खेत को बांट लिया जाता था। ये कहलाती थी खेत बटाई। दूसरा लंक बटाई। लंक बटाई में फसल काटने के बाद उसे अनाज से अलग किए बिना ही गट्ठर बांधकर बांट लिया जाता। गट्ठरों को बांट लिया जाता बिना भूसा अलग किए। अनाज से भूसा अलग नहीं किया है, तो वो कहलाती लंक बटाई। फसल को काट दिए, गट्ठर बना दिए, उन गट्ठरों को जो ढेर होता उसमें से सरकारी राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी अपना हिस्से के गट्ठर ले लेते कि ये गट्ठर, इनमें से जितना अनाज निकलेगा वो हमारा, बाकी गट्ठर तुम्हारे। तो अनाज और भूसा अलग किए बिना ही गट्ठरों का बंटवारा, वो कहलाता लंक बटाई। और रास बटाई में क्या होता? अनाज निकाल लिया जाता, अनाज का ढेर जो होता वास्तविक, उस अनाज के ढेर में से सरकारी कर्मचारी सरकारी भू राजस्व का हिस्सा लेने के लिए उसमें से निकाल लेते अपना हिस्सा कि इतना हमारा और बाकी आपका, किसान का। तो बटाई प्रणाली में 3 भाग थे: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। बटाई प्रणाली में किसान नकद या अनाज के रूप में कर देने के लिए स्वतंत्र था। नकद भी दे सकता था, अनाज के रूप में भी दे सकता था। किंतु जो नकदी फसलें होती थी जैसे कपास, नील, गन्ना, इन पर कर नकद ही लिया जाता था। बटाई में कपास, नील और गन्ना जैसी तिजारती जो फसलें होती थी, नकदी फसलें, उन पर नकद ही कर लिया जाता था। तो ये बटाई प्रणाली समझ में आ गया। एक हमने पहले पढ़ा था कि ये जो अकबर ने जो इलाही गज का प्रयोग किया वो आईने देसाला बंदोबस्त के तहत किया। आईने देसाला बंदोबस्त में इलाही गज का प्रयोग 1586 से किया। आईने देसाला बंदोबस्त तो 1580 से लागू कर दिया। 1580 से लेके 85 तक तो सिकंदरी गज जो 39 अंगुल का होता था उसको प्रयोग किया।
और 1586 से आईने दहसाला बंदोबस्त में भूमि को मापने का कार्य इलाही गज से किया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना कि 1585 तक तो सिकंदरी गज जो 39 अंगुल का होता था, और 1586 से इलाही गज जो 41 अंगुल का होता था। और इसमें भूमि को नापने के लिए इलाही गज में जो 41 अंगुल का इलाही गज होता था वो बांस की जरीब से बना होता था। इलाही गज किससे बना होता था? बांस की जरीब। बांस की जरीब में क्या होता था कि बांस के जो डंडे होते थे वो लोहे की कड़ियों से जुड़े रहते थे आपस में, और 41 अंगुल की उनकी कुल लंबाई होती थी, इलाही गज। इसको जरीब कहा जाता था। जरीब का प्रयोग करने वाला अकबर पहला शासक था, क्योंकि इसके पहले जो सिकंदरी गज होता था ना, उसमें रस्सी का प्रयोग होता था, और रस्सी मौसम के अनुसार सिकुड़ियाँ फैल जाती थी, जिससे भूमि मापने में क्या होती थी? त्रुटि होती थी। अब बांस की जरीब का प्रयोग करने से ये समस्या खत्म हो गई, क्योंकि बांस कठोर होता था, न तो वो सिकुड़ता था और न फैलता था। 41 अंगुल का इलाही गज बांस की जरीब से उसका माप होता था 1586। उसके बाद शाहजहां के समय में बीगा-ए इलाही और निरा-ए शाहजहानी ये दो नए नाप चले। इलाही गज के अलावा बीगा-ए इलाही और निरा-ए शाहजहानी ये दो नए नाप किसने चलाए? शाहजहां ने। अब बर्नियर कहता है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो शाहजहां के समय में भारत आया था, वो कहता है कि मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा होता था। बर्नियर कहता है कि शाहजहां के काल में जमीन का एक टुकड़ा लेकर जब किसान खेती करता है तो कर की अत्यधिक वसूली के कारण किसान की स्थिति खराब हो जाती है और किसान खेती करना शीघ्र ही छोड़ देता है। तो कहने का मतलब बर्नी कहता है कि शाहजहां के काल में किसानों की स्थिति बड़ी बेकार थी। कर भार किसानों पर बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण किसान अधिक समय तक खेती नहीं कर पाते थे और कृषि कार्य छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे। मुगल काल में ग्रामीण ग्राम स्तर पर लगान वसूली का काम पटवारी, मुकद्दम या जमींदार, ताल्लुकदार अलग अलग इलाकों में ये गांव स्तर पर लगान वसूल करने का काम करते थे। गांवों में मुख्य रूप से मुकद्दम और पटवारी ही लगान वसूली का काम करते थे। मुकद्दम कहते थे गांव का मुखिया, वो ही लगान वसूली पटवारी के साथ मिलकर के करता था। चारागाह भूमि पर राज्य का अधिकार होता था, और खाली जो भूमि होती थी, पड़ती भूमि जो बिना फसल के पड़ी हुई है खाली, उस पर भी राज्य का अधिकार होता था। परगने में भू राजस्व के अधिकारी कौन कौन होते थे? आमिल, कानूनगो जो पटवारियों का हेड, और परगने में माल गुजारी के निर्धारण के लिए शाहजहां ने एक नया अधिकारी नियुक्त किया था, अमीन। परगने में माल गुजारी का निर्धारण करने के लिए, वसूली के लिए तो आमिल था ही, और माल गुजारी का निर्धारण करने के लिए शाहजहां ने परगना स्तर पर कौन से अधिकारी नियुक्त किए? अमीन। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए। तो परगने में अमीन जो होता था, शाहजहां ने नियुक्त किया, ये परगना स्तर पर माल गुजारी का या भू राजस्व का निर्धारण करता था। शाहजहां के काल में भू राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा या इजारा प्रणाली वो शुरू हुई, और 18वीं सदी तक इजारा व्यवस्था, ठेके पर भू राजस्व की व्यवस्था वसूलनी है, ठेके पर भू राजस्व वसूलने को कहते थे इजारा व्यवस्था। इससे किसानों की कमर टूट गई। 18वीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई सामान्य तौर पर। शाहजहां के काल में जागीरें भी खूब बढ़ी। राज्य की 70% भूमि जागीरदारों में बंट गई। खालसा भूमि बिल्कुल कम रह गई शाहजहां के काल में, है ना।
शाहजहाँ के काल में मुर्शीद कुली खां जो था उसने टोडरमल की भांति दक्कन की लगान व्यवस्था में सुधार किया। दक्कन का जो इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका, उसकी लगान व्यवस्था में किसने सुधार किया? मुर्शीद कुली खां ने, टोडरमल की भांति। इसलिए इस मुर्शीद कुली खां को दक्कन का टोडरमल भी कहते हैं। दक्कन का टोडरमल भी कहते हैं किसको? मुर्शीद कुली खां को। और भूमि की पैमाइश पर जो खर्चा होता था वो जाबिताना कहलाता था। भूमि की पैमाइश पर होने वाला व्यय क्या कहलाता था? जाबिताना। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान से सुनिए आप। तो ये हो गई आपके भू राजस्व प्रणालियाँ, जिसमें बटाई सिस्टम देखा और हमने कुछ विशिष्ट तथ्य देखे। अब मुगल काल में रेवेन्यू के अन्य सोर्स कौन से थे? भू राजस्व तो राजस्व का एक स्रोत हो गया, भूमि कर। और राजस्व के अन्य स्रोत दूसरे कौन से थे? तो अन्य स्रोतों में जजिया, जकात, खम्स और उस्र। जजिया, जकात, खम्स और उस्र। बाबर और हुमायूं जो थे उन्होंने हिंदुओं से जजिया वसूल किया। अकबर ने 1564 में हिंदुओं से जजिया वसूलना बंद कर दिया। 1563 में तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर ख़त्म किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। बाद में 1581 में कुछ समय के लिए अकबर ने जजिया पुनः लगाया, लेकिन तत्काल ही वापस हटा लिया 1581 में। फिर जजिया लिया ही नहीं गया। जहांगीर के समय में भी जजिया नहीं लिया गया, शाहजहाँ के समय में भी जजिया नहीं लिया गया हिंदुओं से। औरंगजेब के समय में 1679 ईस्वी में जजिया पुनः लिया गया। तो जजिया भी रेवेन्यू का एक सोर्स था। औरंगजेब ने ये जजिया लागू किया 1679 में। हिंदू प्रजा नाराज हो गई। 1713 में बाद में जब फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना, तब जजिया को वापस समाप्त कर दिया गया। और छुटपुट वसूली जजिया की फिर भी होती रही, लेकिन अंतिम रूप से पूरे मुगल साम्राज्य में जजिया समाप्त हुआ मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1720 में। समझ में आ गया? तो एक तो जजिया रेवेन्यू का सोर्स था। ये 12 दिरहम, 24 दिरहम और 48 दिरहम की दर से लगता था। 3 दरें थी इसमें। दिरहम तांबे के सिक्के की जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी वो 12 दिरहम, जिनकी मध्यम थी वो 24 दिरहम वार्षिक, और जिनकी अच्छी थी उनसे 48 दिरहम वार्षिक लिया जाता था। मुहत्सिब जो होते थे वो जजिया वसूली का पैसा मुहत्सिबों के पास जाता था। किनके पास जाता था? मुहत्सिबों के माध्यम से वसूल होता था और बाद में सदरू सुदूर के पास जाता था। मुहत्सिब लोग इसको वसूल करते थे और ये वसूल किया गया पूरे साम्राज्य का जजिया का पैसा कहाँ जाता था? सदरूस सुदूर के पास। जजिया वसूलने का जो ढंग था बड़ा अपमानजनक ढंग था। जजिया वसूली के वक्त बहुत व्यंग कसे जाते थे, अपमान किया जाता था हिंदू प्रजा का। फिर आता है जकात। जकात भी एक धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था। मुस्लिम प्रजा से उनकी आमदनी का 40वां भाग अर्थात संपत्ति का 2.5% उनको जकात के रूप में देना पड़ता था। अकबर ने जकात की वसूली बंद कर दी, लेकिन औरंगजेब ने, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी रूप में अकबर के समय में वसूल किया जाता रहा। औरंगजेब ने बाद में जकात लेना फिर से बंद किया, इसकी घोषणा की उसने। औरंगजेब ने जकात नहीं वसूला। खम्स नामक कर, युद्ध में लूट का माल का हिस्सा। इस्लामी कानूनों के अनुसार जितना युद्ध में लूट का माल प्राप्त होता था उसका 80% उस अभियान में शामिल सैनिकों में बढ़ता था और 20% लूट का हिस्सा या 1/5 भाग जिसको कहते हैं वो सरकारी खजाने में जमा होता था। तो ये खम्स भी राज्य की आय का स्रोत था, किंतु मुगल काल में इससे धीरे धीरे ये कर समाप्त सा हो गया। क्यों? क्योंकि सैनिकों को वेतन राज्य से मिलता था, इसलिए फिर
युद्ध में जितनी भी संपत्ति लूटी जाती वो सारा ही हिस्सा 100% लूट ही कहाँ जमा हो जाती? राज्य के खजाने में जमा हो जाती। इसके अलावा एक राजगामिता कानून से भी सरकार को इनकम होती थी, अर्थात मुगल काल में यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के मर जाता तो उसकी संपत्ति शाही खजाने में जमा कर ली जाती थी। इसके अलावा रेवेन्यू के अन्य स्रोत क्या थे? नज़र, नियाज और निसार। नकद पेशकश जो बादशाह को दी जाती थी वो नज़र कहलाती थी। नज़र किसको कहते थे? बादशाह को दी जाने वाली नकद पेशकश। तो बादशाह को दी जाने वाली नकद पेशकश कहलाती थी नज़र, कि आप क्या नज़र कर रहे हो बादशाह को, कैश कितना दे रहे हो। और बादशाह को जो उपहार दिए जाते थे वो नियाज व निसार कहे जाते थे। ये भी इनकम का सोर्स है। कैश पेमेंट दिया जाता बादशाह को वो तो पेशकश नज़र कहलाता, और उपहार जो गिफ्ट दिए जाते बादशाह को वो नियाज व निसार कहलाते। नियाज और निसार का अंतर क्या था? शहजादों की तरफ से जो उपहार दिए जाते बादशाह को वो तो कहलाते नियाज, और अमीरों के द्वारा, सामंतों के द्वारा जो बादशाह को उपहार दिए जाते वो कहलाते निसार। तो नियाज और निसार उपहार थे जो बादशाह को दिए जाते थे, ये भी इनकम सोर्स थे। फिर बात आती है कि अकबर ने विवाहों का पंजीकरण करने की परंपरा शुरू की, विवाहों की रजिस्ट्री। इसके लिए शुल्क लगता था, वो भी अकबर के समय में आमदनी का एक सोर्स था। एक तमगा नामक कर प्रजा पर लगाया जाता था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते वक्त तमगा कर को समाप्त कर दिया। समझ में आ गई? तो ये राज्य की आमदनी के राजस्व के अन्य स्रोत थे। भू राजस्व के बारे में तो पढ़ ही लिया हमने, और अन्य स्रोत जजिया, जकात, खम्स, नज़र, नियाज और निसार। और राजगामिता कानून के तहत कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के मरता तो उसकी संपत्ति शाही खजाने में जमा कर ली जाती थी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले व्याख्यान में हम मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।